देखिए, ये है ईरान जहाँ की पॉपुलेशन 9 करोड़ से ज़्यादा है। ये है इजराइल जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 96 लाख के अप्रोक्स है। और ये है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहाँ की पॉपुलेशन 34 करोड़ से ज़्यादा है। अब इन तीनों के बीच इस समय वॉर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ ज़्यादा ही हो चुके हैं, जहाँ एक तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर सीधे ईरान को निशाना बना रहे हैं, वहीं इसके दूसरी तरफ ईरान ने भी अकेले काउंटर अटैक करके अमेरिका और इजराइल समेत यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन जैसे कई देशों पर लगातार मिसाइल दागे हैं, जिसके बाद अमेरिका के ANTPY-2 रडार यूनिट जैसे डिफेंस सिस्टम भारी मात्रा में डिस्ट्रॉय हो गए। दुबई में धमाके सुनाई देते हैं। अबू धाबी में एक व्यक्ति की मिसाइल डेब्रिस की वजह से जान चली जाती है। दोहा में यूएस के अल उदैद एयरबेस की तरफ धुआं उठता है। बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट बेस पर डायरेक्ट मिसाइल हिट होती है। इसके साथ ही साथ इजराइल और अमेरिका भी पीछे नहीं है। इन्होंने भी पहले अटैक करते हुए ईरान के मिनाब सिटी के एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें लगभग 100 बच्चे मारे गए। और ये चीज यहीं पर खत्म नहीं हुई। इन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेनी के ऑफिस को भी निशाना बनाया, जहां उनके साथ साथ उनकी बेटी, दामाद और उनकी पोती की भी जान चली गई। अब इन सारी चीजों का इम्पैक्ट हमारे भारत पर भी पड़ा है, जहां हमारे भारत में अचानक LPG सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो गई। लेकिन इस चीज में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, और क्या सही में वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी हो रही है या फिर कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करते हैं। ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वॉर किसे कहते हैं। इसके बाद हम इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी कोई 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स, नेशंस, ग्रुप्स या फिर ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस आपस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर किसी टेरिटोरियल गोल्स को अचीव करने के लिए लड़ते हैं, तो उस चीज को हम वॉर की डेफिनेशन कहते हैं। यानी कि इसके अंदर किसी 2 व्यक्ति जैसे कोई आपसी झगड़े नहीं होते। ये किसी मुद्दे की जड़ के एक बड़े स्तर पर हद से ज्यादा आगे बढ़ने के कारण होता है। आई होप कि आपको ये वॉर की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब बात कर लेते हैं ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे इस वॉर के बारे में। तो देखिए, ये बात है 1979 की, जब इजराइल और ईरान के बीच रिलेशन बहुत अच्छे थे। उस समय अयतुल्ला खोमनेनी की इस्लामिक क्रांति ने ईरान में सत्ता हासिल कर ली थी, जिसके बाद अयतुल्ला खोमनेनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। लेकिन इससे पहले 14 मार्च 1948 को इजराइल ब्रिटिश मैंडेट की समाप्ति के बाद जब अस्तित्व में आया था, तब उस समय ईरान इजराइल को इजिप्ट के बाद मान्यता देने वाला दूसरा इस्लामिक देश था। इस समय ईरान में राजतंत्र शासन था और ये मिडल ईस्ट में अमेरिका के मुख्य सहयोगियों में से एक था, जिसकी वजह से इजराइल ने भी इसे अपने एक मित्र देश के रूप में देखा था। लेकिन 1979 में अयतुल्ला खोमनेनी की सरकार ने इजराइल से अपने संबंध तोड़ लिए और इजरायली नागरिकों के पासपोर्ट को भी मान्यता देना बंद कर दिया। तेहरान में इजरायली असेंबली को जब्त कर फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया और इस समय एक अलग फिलिस्तीन राज्य के लिए लड़ाई का लीडरशिप PLA कर रहा था। इस मामले में इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप सेंटर में ईरान प्रोग्राम के डायरेक्टर अली वेज ने BBC को स्टेटमेंट देते हुए कहा कि नया ईरान खुद को एक इस्लामी ताकत के रूप में पेश करना चाहता था, इसलिए उसने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी मुद्दे को उठाया, जिसे कई देशों ने या फिर कहें तो कई मुस्लिम देशों ने नकार दिया था। ईरान को एक दूसरी रीजनल पावर कंट्री सऊदी अरब का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि ईरान में मुख्य रूप से ज्यादा फारसी और शिया रहते हैं और वहीं अरब जगत में सुन्नी रहते हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद ईरान की सरकार को लगा कि उनके दुश्मन एक दिन उन पर हमला करने लगेंगे, जिसके बाद ईरान से गठबंधन करने वाले कई सारे नेटवर्क्स तैयार होने लगे, जिसके अंदर इन नेटवर्क्स या फिर कहें तो इन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क्स ने अपने हिसाब से आर्म प्रोसीडिंग शुरू कर दी, जिसमें लेबनान का हिजबुल्ला सबसे मेन था। दूसरी तरफ इजराइल भी शांत नहीं बैठा, इसने भी ईरान और उसके सहयोगियों पर हमले किए। ये हमले अक्सर उन देशों में हुए जहां ईरान अपने आर्म्ड ग्रुप्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। इसके बाद ईरान इजराइल की वॉर को एक प्रॉक्सी वॉर बताया गया, क्योंकि इन दोनों देशों ने कई मामलों में अपनी भूमिका आधिकारिक तौर पर स्वीकार किए बिना एक दूसरे के ऊपर हमले किए। इसके बाद साल 2011 में सीरिया में छिड़ा गृह युद्ध इन दोनों के बीच टकराव का एक बार फिर से कारण बना, जहां वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया कि ईरान ने बशर अल असद को हटाने वाले विद्रोहियों के खिलाफ उनकी सेना की मदद की,
जिसकी वजह से इजराइल में टेंशन बढ़ गई, क्योंकि इजराइल का मानना है कि उनका पड़ोसी सीरिया उन मेन रोड्स में से है जिसके थ्रू ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह को हथियार और उपकरण भेजता है। फिर ये प्रॉक्सी वॉर सन 2021 में सीधे समुद्र तक पहुंच गई, जहां ओमान की खाड़ी में इजराइल ने ईरान को अपने जहाज पर हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं ईरान ने भी लाल सागर में अपने जहाज पर हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद फिर ईयर 2025 में 13 जून से 24 जून तक ईरान और इजराइल के बीच एक 12 दिनों की वॉर चली, जिसकी शुरुआत तब हुई जब इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु सुविधाओं पर अचानक हमले किए, जिसमें प्रमुख सैन्य नेताओं, परमाणु वैज्ञानिकों और राजनेताओं की हत्या कर दी गई, लोगों को भी मार डाला गया और इसके साथ ही साथ एयरलाइन सेफ्टी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। जिसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर काउंटर अटैक करते हुए 550 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स, 1000 से भी ज्यादा आत्मघाती ड्रोन से जवाबी कार्रवाई की, जिससे घनी नागरिक आबादी वाले केंद्र, अस्पताल और कम से कम 12 सैन्य ऊर्जा वाले केंद्र और सरकारी स्थल प्रभावित हुए। यूएसए ने ईरानी हमलों को रोका और 22 जून को ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर बमबारी की। ईरान ने भी कतर में अमेरिकी अड्डे पर मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की और 24 जून को ईरान और इजराइल अमेरिकी दबाव में आकर युद्ध विराम पर सहमत हुए। इसके बाद आता है दिसंबर 2025, जब ईरान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा कोलैप्स कर रही थी, जहां करेंसी 42% गिर गई थी और महंगाई लगभग 72% बढ़ गई थी। जिसके बाद ईरान में बड़ी मात्रा में प्रोटेस्टर्स सिस्टम फेलियर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे, जिसको रोकने के लिए ईरान की सरकार ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलाई और लगभग इसमें 30,000 प्रोटेस्टर्स या फिर कहें तो लोग मारे गए। जिसके बाद ट्रंप ने इसके रिस्पॉन्स में ट्वीट किया, हेल्प इज ऑन इट्स वे। इस सिचुएशन को बिल्डअप करके फरवरी तक तो हैंडल कर लिया गया, लेकिन वॉर स्ट्राइक से सिर्फ एक दिन पहले ओमान के फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस डील है वो विद इन रीच है। There is really I can see that the peace deal is within our reach. लेकिन इसके अगले ही दिन अटैक शुरू हो जाता है, जिसके बारे में वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि ये अटैक कई महीने पहले ही प्लान कर दिया गया था, जिसके लिए सऊदी प्रिंस और इजराइल ने मिलके ट्रंप को बार बार फोर्स किया था ये करने के लिए। फिर ट्रंप कहते हैं, व्हेन वी आर फिनिश्ड टेक ओवर योर गवर्नमेंट इट विल बी यूअर्स टू टेक, जो हमें 2003 की याद दिलाती है, जब अमेरिका ने इराक पर वॉर स्टार्ट की थी, जो लगभग 20 सालों तक चली थी, जिसका खर्चा अमेरिकन टैक्स पेयर्स ने अपनी जेब से दिया था और इसका खामियाजा वहां के आम लोगों ने भुगता था। On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. अब यहाँ पर ईरान इराक से 2 गुना बड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप बहाना दे रहे हैं कि वो ईरान के डिक्टेटर को हटाने के लिए और वहां पर शांति और डेमोक्रेसी लाने के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट्स किया जा रहा है। To prevent this very wicked, radical dictatorship, hour of your freedom is at hand. तो क्या वाकई में ये कॉन्फ्लिक्ट ईरान के डिक्टेटर्स को हटाने के लिए किया जा रहा है, या फिर जिस प्रकार अमेरिका ने गद्दाफी और सद्दाम हुसैन जैसे ब्रूटल डिक्टेटर्स को इन्वेट करके हटाया, जिसके बाद वहां के लोगों के हालात न्यू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैदा होने के बाद और भी ज्यादा बद से बदतर हो गए, क्या उसी प्रकार ईरान भी अनस्टेबल हो जाएगा? तो इसका जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहां हम डिस्कस करेंगे कि ईरान इजराइल वॉर के अंदर और भी क्या क्या चीजें हुई हैं। क्या अमेरिका वाकई में वन साइडेड वीक हो गया है, और जिस प्रकार अमेरिका ने गद्दाफी और सद्दाम हुसैन जैसे ब्रूटल डिक्टेटर्स को इन्वेट करके हटाया, क्या उसी प्रकार ईरान के डिक्टेटर को हटाने के बाद भी वहां के हालात बद से बदतर हो जाएंगे या फिर वहां की इमेज बदल जाएगी?